पूरे देश में इस बार मानसून तबाही लेकर आया है। भारी बारिश की वजह से जहां देश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली से उत्तराखंड तक और यूपी से नोएडा तक आसमानी आफत से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच बारिश को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की भी यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही हैं केंद्र और राज्य की सरकारें। यूपी उत्तराखंड की इन 6 तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे हालात बने हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो तो एक ट्रेलर भर है। हिमाचल, जम्मू सहित दिल्ली, पंजाब में इससे 10 गुना ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई। यही वजह है कि राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। पीएम मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और मोर्चे पर सरकार तैनात है। पीएम मोदी ने बिगड़े हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। सीएम धामी से भी फोन पर बातचीत की पीएम मोदी ने। सीएम धामी ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रभावित जिलों में आपदा टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी से उत्तराखंड तक सैलाबी सितम, दिल्ली से हिमालय तक हाहाकार, जुलाई वाला जल सितम, एक्टिव हुई सरकार। जुलाई का महीना मुसीबतों की बारिश लेकर आया तो यूपी से उत्तराखंड तक हाहाकार मच गया। सैलाबी सितम की तस्वीरें तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले देखिए बारिश ने सरकारों को किस तरह टेंशन में डाल दिया। दिल्ली में पीएम मोदी ने मंत्रियों संग बाढ़ को लेकर समीक्षा की और हालात जाने। यूपी में सीएम योगी ने बाढ़ से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी ने पीएम से बात के बाद हर संभव उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली से लखनऊ तक और लखनऊ से देहरादून तक बाढ़ पर सरकार का एक्शन बता रहा है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अब जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर सहारनपुर की है। यहाँ एक बस ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। बस ड्राइवर ने सुंदरपुर शाकुम्भरी रोड पर बने हिंडन नदी के पुल को पार करने की गलती की, जबकि पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव जारी था। बस ड्राइवर को लगा कि वो बस को पुल पार करा लेगा, लेकिन पुल पर जाते ही बस पानी में संभल नहीं पाई और पानी के बहाव में पुल से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि गहराई ज्यादा नहीं थी और इसलिए लोग पानी में डूबने से बच गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब के रास्ते में आया एक मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। सैलाब घरों के बीच से ऐसे गुजरी जैसे कोई दरिया बह रही हो। अचानक आए सैलाब ने मंडी में भारी तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों का मलबा भी लोगों के घरों के आगे से गुजरने लगा। सैलाब के डर से लोग अपने घरों के छतों पर पहुंच गए। सैलाब के आगे लोग पूरी तरह से बेबस दिखे और हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। अचानक आए सैलाब ने सभी को चौंका दिया और घरों की छत पर खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। मंडी से एक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक कार कागज के नाव की तरह बहती दिखी। भारी बारिश की वजह से व्यास नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो।
कुल्लू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। जो वीडियो इस वक्त सामने आया उसमें एक ट्रक खिलौने की तरफ बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें एक ट्रक सैलाब में बह गया। दिल्ली में बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में इतनी बरसात हुई कि पूरे जुलाई भर का कोटा एक ही दिन में पूरा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार की सुबह 8:30 बजे से रविवार शाम 5:30 बजे तक यानी 33 घंटे में 258.8 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। ये आंकड़ा जुलाई महीने में सामान्य बरसात से 30% ज्यादा है। दिल्ली वाले शनिवार की रात जब सोए तब भी बरसात हो रही थी और रविवार को सोकर उठे तो भी बारिश जारी थी। यानी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जल कहर जारी है। यूपी उत्तराखंड भी जल स्तंभ से जूझ रहे हैं। भले ही मौसम ने नजर फेर ली हो, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक एक्टिव हो गई हैं और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मौसम की सबसे बड़ी मार पहाड़ों पर पड़ी है। हिमाचल हो या उत्तराखंड, ये तस्वीरें जोशीमठ से लगभग 50 किलोमीटर दूर मलारी की ओर जुम्मा के पास ग्लेशियर फटने की है। जहां ग्लेशियर फटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से चट्टान का एक हिस्सा जुम्मा पुल पर आकर अटक गया। अब आलम यह है कि ये चट्टान और सैलाब कभी भी पुल को तबाह कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए और सैलाबी सितम का अंदाजा लगाइए। उत्तराखंड में आसमानी आफत और कुदरत का कहर किस तरह जिंदगी को मुश्किल कर रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। विकास की एक ईंट लगाई जाती है, लेकिन प्रकृति की ओर से एक तमाचा आप देखिए पूरी की पूरी नींव को हिला देगी। इसके अलावा दिल्ली समेत करीब आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने की वजह से मुसीबत बढ़ती जा रही है, तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान मार रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे यहां पर बन गई है कि लगातार बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। तो जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। नदी का पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। मंडी में देखते ही देखते एक घर सैलाब में बह गया। एक देश एक कानून पर सियासी संग्राम मचा है, लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 ने भारत में सबसे बड़ा यूसीसी सर्वे किया है। सबसे बड़े सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों से जुटाया गया और जानने की कोशिश की गई कि जो विरोध हो रहे हैं उस पर देश की मुस्लिम महिलाओं की राय है। यूसीसी पर इस मेगा सर्वे का पहला सवाल था, क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानून का समर्थन करती हैं? जिसके जवाब में 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया, तो वहीं 25% महिलाओं ने यूसीसी को अपने हित में नहीं बताया। जबकि 7.4% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि पता नहीं या फिर जवाब देने से बचती हुई नजर आई। हमारे इस मेगा सर्वे का हमारा दूसरा सवाल था, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? इसके जवाब में सिर्फ 17.4% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हाँ, ये अधिकार होना चाहिए, तो वहीं 76.5% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया और 6.1% मुस्लिम महिलाओं ने कहा पता नहीं या फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे इस मेगा सर्वे का तीसरा सवाल था, क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? इसके जवाब में 82.3% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया, तो वहीं 11.1% महिलाओं ने न में जवाब दिया, तो 6.6% मुस्लिम महिलाओं ने पता नहीं या फिर जवाब देने से बचने की कोशिश की। मेगा सर्वे का हमारा अगला सवाल था, क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए? इसके जवाब में 73.7%
18% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के अधिकार मिलना चाहिए। तो वहीं 18% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया और 8.3% ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं या फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद और भी सवाल हैं, उसे भी एक एक कर बताएंगे। एक देश एक कानून का समर्थन और विरोध जारी है। खुद को खास धर्म का प्रतिनिधि बताने वाले यूसीसी के मुखालफत में है, लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर देश के सामने तब आई जब न्यूज 18 के 884 रिपोर्टर्स ने सर्वे किया। 25 राज्यों में 20 भाषाओं में सर्वे हुआ और पहली बार मुस्लिम महिलाओं का मेगा सर्वे किया गया, जिसमें लगातार महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नजर आई। यहाँ तक कि कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने भी शादी तलाक से लेकर विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून को जरूरी बताया। कानून को देखने के लिए वही कि लड़की की शादी जो है 21 साल के बाद ही होनी चाहिए, 18 साल में नहीं होनी चाहिए। और जो मतलब प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होता है उसमें बेटियों का भी पूरा हक होना चाहिए। नहीं, एक ही शादी का वो होना चाहिए, 4 का नहीं होना चाहिए। हमारे भारत ये जो संविधान में हमारे लिखा है समान कानून नागरिकता का, मैं समर्थन करती हूँ और ये बहुत अच्छा कदम है जो सरकार समानता के लिए उठा रही है। मैं इसमें सहमत हूँ। एक तरफ देश की मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के समर्थन में अपना बयान दर्ज करवा रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इसके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। बर्क और ओवैसी जैसे नेता इस कानून को गलत बता रहे हैं और संसद में भी यूसीसी के खिलाफ विरोध करने पर आमादा है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होगी। हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। हम इसको नहीं मानने के किसी भी कीमत पर। और जहाँ तक लेडीज का ताल्लुक है, वह लेडीज भी हमारे घर की, हमारे जात से वो जुड़ी हुई है, जिस्म से जुड़ी हुई है, हालात से जुड़ी हुई है और हमारे साथ रहती हैं, तो क्या वो हमारे खिलाफ बयान देंगी? लेकिन धर्म के नाम पर कानून का विरोध करने वालों को आईना भी दिखाया जा रहा है। पहले मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन कर मौलाना मौलवी को सख्ते में डाल दिया, तो अब बीजेपी के साथ ही एसपी ने भी विरोधियों पर करारा हमला बोला है। हमारी हर वर्ग और हर समाज के लोग, खासकर देशवासी में जो हमारा अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है, वो जरूर अपना अधिकार सुरक्षित चाहता है। और खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो अधिकार इसलिए सुरक्षित चाहती हैं क्योंकि हमेशा से उनका अधिकारों का हनन किया गया, उनका शोषण किया गया। सरकार सभी धर्म गुरुओं से धर्माचार्य हों, आदिवासी इलाके के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों, इन लोगों को बैठा करके बातचीत करके यूसीसी लागू होना चाहिए। गोवा में लागू है, अपने ही देश में बंगाल लागू है, अमेरिका लागू है, पाकिस्तान लागू, कई देशों में लागू है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी सियासी विवाद के बीच न्यूज 18 की टीम ने उन मुसलमानों की राय जानी जो अलग अलग उम्र से आती हैं। 35 से 44 साल की 26.6% महिलाएं हैं, 45 से 54 वर्ष की 14.4% महिलाएं हैं, तो वहीं 55 से 64 साल की 5.4% मुस्लिम महिलाएं हैं और 65 से ज्यादा वर्ष की 1.9 वर्ष की मुस्लिम महिलाएं इस सर्वे में शामिल है, जिसमें से ज्यादातर ने एक देश एक कानून को जरूरी बताया। मुसलमानों के हक में जो कानून आ रहा है बहुत अच्छा है और मानना चाहिए मुसलमानों को इस कानून को। 21 साल लड़की की उम्र होनी ही चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए शादी। और संपत्ति का ऐसा कि हमारे इस्लाम में पहले से ही शौहर की संपत्ति में भी बीवी का हक है। सर, मेरा मानना तो ये है कि सभी मुस्लिम समुदाय को कॉमन सिविल कोड का वेलकम करना चाहिए। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी सियासी विवाद के बीच न्यूज 18 का सर्वे और इस पर मुस्लिम महिलाओं की राय उस दिशा में है जिसमें एक देश एक कानून की तस्वीर साफ हो जाती है।
आखिर यूसीसी क्यों जरूरी है और क्यों महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन विरोध में कुछ नेता अब भी सियासी रोटी सेकने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा यूसीसी पर किस तरह समर्थन और विरोध की लड़ाई अब भी जारी है। हालांकि न्यूज़ 18 सर्वे में एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके जवाब में 64.9% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हाँ, ये अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं 22.9% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि नहीं, अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और 12.2% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि पता नहीं, या फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेगा सर्वे का अगला सवाल था, क्या वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपने इच्छानुसार वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इसके जवाब में 69.3% मुस्लिम महिलाओं ने उत्तर हाँ में दिया, तो वहीं 16.6% महिलाओं ने न में जवाब दिया। तो 14.1% महिलाएं ऐसी जिन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं या फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारा आखिरी और 7वां सवाल यह था कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल का समर्थन करती हैं। इसके जवाब में 78.7% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हाँ, शादी की उम्र 21 वर्ष ही होनी चाहिए। तो वहीं 16.6% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि नहीं, शादी की उम्र 21 साल बहुत ज्यादा है। तो 16.6% मुस्लिम महिलाओं ने ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन किया। चलिए बात करते हैं डबल मोर्चे पर बीजेपी की तैयारी की, क्योंकि सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी एक साथ दो रणनीति पर लेकर मैदान में उतरी है। पहली रणनीति पर बीजेपी के विस्तारक काम कर रहे हैं, तो दूसरी रणनीति पर बीजेपी के ऑब्जर्वर को ड्यूटी पर लगाया गया है। दरअसल यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने एक बैठक बुलाई, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक तैनात करने पर बात बनी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी 50% जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी भी कर चुकी है, और इसके लिए सभी जिलों में 98 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो वहीं सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक तैनात किए गए हैं, और इन दोनों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही बीजेपी अगले प्लान पर काम करेगी। और अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे 80 की लड़ाई के लिए डबल रणनीति से चढ़ाई हो रही है। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की नजर उस प्रदेश पर है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और जहां बीजेपी के सामने विपक्ष से दूर दूर तक कोई नहीं है। यानी अब उस उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए बीजेपी ने टिकट बंटवारे का टाइट प्लान तैयार किया है। इसके लिए मीटिंग में उन विस्तारकों को बुलाया गया जिन्होंने भोपाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में भाग लिया था, और यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल की बैठक में मोदी मंत्र को किस रोड मैप के तहत जनता के बीच पहुंचाना है, इसकी रणनीति सेट हुई। टारगेट 80 का मोदी मंत्र, हर लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक तैनात। विस्तारक मौजूदा सांसदों का फीडबैक देंगे, किस क्षेत्र में कितने काम हुए ब्यौरा देंगे। सांसद की क्षेत्र में छवि जानने पर भी फोकस, क्षेत्र में कितना काम हुआ इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, और इसी रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा सांसदों को टिकट मिल पाएगा। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए, अब उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने जनता के लिए, पार्टी के लिए, संगठन स्तर पर कौन कौन से बेहतर काम किए, जनता के बीच उनकी पकड़ कैसी है, क्योंकि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का सिलसिला तेज है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में विस्तारकों की एक बैठक हुई। इस बैठक को महामंत्री संगठन धर्मपाल और वर्चुअली केंद्र के तमाम पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का प्लान तैयार किया है। ऐसे में उन प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो रही है जो सबसे बेस्ट होंगे, यानी जो फिलहाल सांसद हैं उनका भी टिकट कट सकता है, क्योंकि टिकट के लिए इस बार की गाइडलाइन पहले के मुकाबले थोड़ी कठिन है। इस बार सांसदों की रिपोर्ट विस्तारकों के जिम्मे है। इतना ही नहीं, बीजेपी यूपी संगठन में बदलाव कर नई टीम की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि 40 जिलों के अध्यक्षों को बदलने की संभावनाएं हैं। सभी जिलों में 98 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। जिला अध्यक्षों के दावेदारों की लिस्ट बनाएंगे। 15 जुलाई तक पर्यवेक्षक अपनी लिस्ट को सौंपेंगे। यानी एक तरफ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ जिलों के अध्यक्षों को बदलने की तैयारी उस चुनाव के लिए है जिसमें बीजेपी हर सीट पर कमल खिलाने के मूड में है, और इसके लिए अब मंथन के बाद नए नए समीकरण तय हो रहे हैं।
खैर, क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में हर पल नया प्रयोग कर रही है, जैसे टिफिन पर चर्चा हो या हर घर दस्तक, या फिर मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, जिससे 24 में जीत एक तरफा हो और हर सीटों पर भगवा लहरा सके। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी फीडबैक मिले और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार योजनाएं संचालित कर रही है, उन तमाम लाभार्थियों की सूची तैयार कर उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी पहुंचे, जिससे कि मिशन 2024 की राह आसान हो सके। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लोगों का हाल बेहाल है। कठुआ जिले में बाढ़ के पानी में 36 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से स्थगित अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन रविवार को पहलगाम व बालटाल दोनों रूट से बहाल कर दी गई। मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने ये फैसला किया। 2 दिन बाद यात्रा शुरू होने से दोनों ट्रैकों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दोनों रूटों से हेलीकॉप्टर सुविधा भी बहाल कर दी गई है। हालांकि जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। हाईवे आज भी आवाजाही के लिए बंद है। वहीं डोडा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का पानी आबादी वाले इलाकों में घुस गया, जहां से उन्हें स्थानीय प्रशासनों ने रेस्क्यू किया। श्रीनगर में मौजूद मौसम विज्ञान केंद्र ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। 12 जुलाई तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं लोगों की सहूलियत के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन राजौरी ने लोगों को थन्ना मंडी और डीकोजी मार्ग समेत कई लैंडस्लाइड वाले संभावित क्षेत्रों में आवाजाही न करने की सलाह दी है।